एनपी कॉन्सेप्चुअल इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी को एक नए तरीके से। इसमें हम एनसीईआरटी को पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं। मैं आपको एक पैराग्राफ की सारी लाइनें क्लियर कर दूंगा। उसके बाद उस पैराग्राफ को साइड में एक छोटी सी टेबल या इस तरीके से डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी हो। फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नीट एनटीए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी अपन साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें फर्स्ट लाइन है, एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ह्यूमन बॉडी की साम्य अवस्था या साम्यता को होम्योस्टेसिस कहते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस through which two or more organ interact and complement the function of one another। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलकर एक कोई वर्क को करते हैं। अपन इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो अपन को शरीर में ब्लड फ्लो करवाना है, तो हार्ट ब्लड फ्लो करने का काम करता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करता। ये पहले लंग्स को देता है, लंग्स इसको प्यूरिफाई करके वापस हार्ट को देती है, फिर हार्ट से किसी एक ऑर्गन में, फिर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, वापस फिर हार्ट में। इस तरीके से ये साइकिल एक दिन में कई बार चलती रहती है और ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ब्लड फ्लो पूरे शरीर में करवाते हैं। तो ये किसके कारण हो पाता है, ये दो सिस्टम पीछे बैकग्राउंड में वर्क कर रहे होते हैं, इससे पॉसिबल हो पाता है। एक न्यूरल सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने भी दिया है कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब इन्होंने एक फिजिकल एक्सरसाइज का एक एग्जांपल दिया है कि अपन जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। मतलब मस्कुलर एक्टिविटी अपनी बढ़ जाती है, उसके कारण अपने ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। अपन को पता है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिएट एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल। इनको अपन नीचे पढ़ते हैं, नीचे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अपने ये पैर की एक मसल्स है, अपन इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसकी तरफ आने वाली ब्लड वेसल्स में क्या बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, उसमें फ्लो होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, रिक्वायर्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन, अब आगे है कि व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज जब रुक जाती है, द एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। मतलब जब ये अपन एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं तो सारे ऑर्गन जो कोऑर्डिनेशन वर्क कर रहे थे अब वो कोऑर्डिनेशन में नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। Thus the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organ are coordinated while performing physical exercise। ये बोल रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए इतने सारे ऑर्गन एक कोऑर्डिनेशन वर्क किए। ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो अगली लाइन में ये बोला है कि इन अवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activity of organs so that they function in synchronic fashion। मतलब ये दो कौन कौन से, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों जॉइंटली कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे तभी अपने बाकी ऑर्गन कोऑर्डिनेशन में कोई फंक्शन को कर पाएंगे। नेक्स्ट है, ये न्यूरल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक क्विक कोऑर्डिनेशन। क्विक कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मान लो अपन इस डायग्राम से समझते हैं। मान लो पैर में कोई स्टिमुलेशन होता है तो उसके लिए सिग्नल ब्रेन से विद इन अ सेकेंड आ जाता है। ये किसके कारण होता है कि अपनी बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन रहता है। उसके बाद है द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, वो हार्मोन से अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है। इन दिस चैप्टर वी यू विल लर्न अबाउट न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें अपन कुछ कुछ टर्म को देखेंगे जैसे नर्व इम्पल्स, नर्व कंडक्शन, ये सब मैं आपको आगे के पैरा में समझाऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूरल सिस्टम। इसमें इस पैराग्राफ में न्यूरल सिस्टम लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, इंसेक्ट में और ह्यूमंस में बताया गया है। तो मैंने इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया कि हाइड्रा में जो नर्व रहती है उसका एक नेट टाइप का रहता है,
इंसेक्ट में गैंग्लिया ब्रेन वाला नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और वर्टिब्रेट्स जैसे अपने ह्यूमंस हो गए, इनमें एडवांस लेवल का पाया जाता है। इसमें पूरे न्यूरॉन्स का एक सिस्टम रहता है। तो इसकी लाइन को अपन और क्लियर कर देते हैं। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। मतलब जो न्यूरल सिस्टम की जो सेल है उसको क्या बोला है इन्होंने? न्यूरॉन। which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli। मान लो अपनी बॉडी में कोई भी स्टिमुलेशन होता है ना, तो उसको पहचानने का काम, उसको रिसीव करने का काम या उसको ट्रांसफर करने का काम न्यूरॉन्स का होता है। The neural organization is very simple in lower invertebrates। लोअर इनवर्टिब्रेट्स अपन ने भी डायग्राम से देखा, उसमें कैसा रहता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट वेयर अ ब्रेन, देखो इंसेक्ट में क्या बोल दिया कि ब्रेन है, इज प्रेजेंट अलोंग विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया के साथ क्या क्या रहता है इसमें? ब्रेन रहता है एंड न्यूरल टिश्यू। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो अपन ने तीनों को डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिए। फर्स्ट डायग्राम हाइड्रा का है, इसमें नर्व का नेट है, एक नेटवर्क है। और इसमें ये इंसेक्ट का है, तो इसमें गैंग्लिया भी है, नर्व कॉर्ड भी है और ब्रेन भी है। एडवांस ह्यूमन का है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये दिया है ह्यूमन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। देखो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम एनसीईआरटी ने बहुत कंफ्यूजिंग दिया है, आगे पीछे बर्ड्स को बताया है। पहले इन्होंने देखो अपने ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसने रखा है ब्रेन और स्पाइन को, दो पार्ट बना दिया है इसकी, ब्रेन एंड स्पाइन। बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अलग अलग पार्ट में, जैसे पहले बोला है देखो कि द फाइबर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टाइप्स, मतलब इसमें जो नर्व फाइबर पाए जाते हैं वो दो टाइप के, एफरेंट मतलब आने वाले और इफरेंट मतलब जाने वाले। और फिर बाद में इन्होंने नर्वस सिस्टम को, विसरल नर्वस सिस्टम को भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट बना दिया है। इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अपन बार बार पढ़ते थे, कंफ्यूजिंग होता है। पहले बोल दिया कि पीएन इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। फिर अलग से एक और विसरल नर्वस सिस्टम है, उसको भी पेरिफेरल का पार्ट बताया। तो ये पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इसके लिए आपको एक ये टेबल बना दिया है, इससे पढ़ने में आसानी होती है। देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली अपन ने कितने पार्ट में बांट दिए? दो, एक सीएनएस हो गया, एक पीएनएस हो गया। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइन आते हैं, एनसीईआरटी में इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। देखो यहाँ से बोला है कि द सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इसके बाद पीएनएस की बात हो गई, तो अपन ने इस डायग्राम में बस ये लिख दिया है कि सीएनएस में ब्रेन स्पाइन है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अपन ने तीन पार्ट में यहीं पे बांट दिया है, एक सोमेटिक, एक ऑटोनोमिक और एक विजिबल। फिर सोमेटिक का क्या वर्क है, ऑटोनोमिक का क्या वर्क है और विसरल का क्या वर्क है, ये इसको भी अपन यहाँ समझ लेते हैं। देखो यहाँ फर्स्ट में इसने बोला है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर की मीनिंग एक बार समझ लो जिनको नहीं पता। एफरेंट फाइबर होता है कि बॉडी के पार्ट से सीएनएस तक अपनी नर्व स्टिमुलाई या किसी को भी लाना। और इफरेंट का मतलब होता है कि सीएनएस से बॉडी तक ले जाना। ई से याद रखना कि एग्जिट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एग्जिट हो रहा है कोई भी चीज। तो देखो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में दोनों चीजें, एफरेंट फाइबर है, इफरेंट फाइबर दोनों है। पर देखो सोमेटिक जब भी बोले तो ये क्या में वर्क करेगी, स्केलेटल मसल में वर्क करेगी। और विसरल बोले तो स्मूथ मसल में वर्क करेगी। मतलब स्मूथ मसल से सेंसेस को लाएगी और वहां मोटर न्यूरॉन से वहां जो भी रिफ्लेक्स होगा उसको पहुंचाएगी, और ये स्केलेटल मसल से सेंसेस को लाएगी और मोटर न्यूरॉन से वहां क्या वर्क करना है उसको पहुंचाएगी। बचता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर एनसीईआरटी दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी जब एक्टिव रहती है, मतलब
जब अपन जागे हुए रहते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, तब कौन सा नर्वस सिस्टम वर्क करता है? सिंपैथेटिक वर्क करता है। और जब अपन सो जाते हैं, रेस्टिंग बॉडी रहती है जब अपनी, तब पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। अब देखो ये वाला वर्क मतलब मान लो अपन कहीं जा रहे हैं, एकदम से कुछ डर गए या कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन में अपना सिंपैथेटिक वर्क करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक जब वर्क करेगा जब अपनी बॉडी रेस्ट में होगी, तो रेस्ट में अपने जैसे डाइजेशन होता है, अलग अलग वर्क होते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक का होता है। एनसीईआरटी से इसको और समझ लेते हैं। So the peripheral nervous system is divided into two division called somatic neural system and autonomic neural system। और थर्ड अपना क्या हो गया? visceral neural system। इसको साथ के साथ अपन पढ़ते जाएंगे। The somatic neural system release impulse from CNS to skeletal। देखो सोमेटिक क्या करता है? स्केलेटल मसल पर वर्क करता है। और ऑटोनॉमिक काय पर वर्क करता है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल। देखो इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल पर वर्क तो कौन करता है? विसरल भी करता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको साइड में टेबल से पढ़ा दिया है। इससे आपको इसको पढ़ लेने से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।